ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज स्कॉलर्स टॉक में मैं आपके साथ शहनीला जमील। आज हम बात करेंगे तुर्की बुर्सलारी या टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर, जिसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। उनसे हम काफ़ी डिटेल में हर तरह का जो सवाल है इस स्कॉलरशिप के हवाले से कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, वीज़ा प्रोसेस क्या है और लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। तो सबसे पहले हम शकीब की तरफ बढ़ते हैं। तो शकीब, सबसे पहले आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शकीबुल हसन है। मैं यहाँ टेकी में आया हुआ हूँ। लास्ट ईयर ही आया था, तकरीबन मुझे 1.5 साल होने वाला है। टेकी बुर्सारी पे ही आया हुआ हूँ यहाँ पे अंडर ग्रेड करने के लिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं एचजीएस यूनिवर्सिटी से यहाँ पे। तो इसी स्कॉलरशिप पे हूँ और इसी हवाले से आज ये लाइव सेशन भी हो रहा है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोग भी अप्लाई करें जैसे आज डेट्स ओपन हो चुकी है। ठीक है। तो फर्दर हुमैरा, डॉक्टर हुमैरा, आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। Thank you, Shanila. First of all, Assalamu alaikum everyone. My name is Humaira Ahmad Khan and I'm doing my MS in internal medicines in Erciş University, Turkey. Or I'm a veterinary doctor, and today I will be guiding you all about the master degree scholarship that is under the shelter, or you can say under the bridge of the Turkiye Burslari scholarships. सही। फर्दर हम मूव करेंगे डॉक्टर शिराजी की तरफ। काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। डॉक्टर शिराजी, आपका माइक ऑफ है, काइंडली आप माइक ऑन कीजिए। सलाम अलैकुम, आवाज आ रही है अभी? जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो तशक्कुर आपने बुलाया। मेरा नाम मोहम्मद मशारिफ शिराजी और सेवन शरीफ से ताल्लुक है मेरा। 2012 में आया था मैं तुर्की बुर्सलारी की तरफ से। एमफिल करने आया था हदीस शरीफ में, सेकंड एमफिल। इससे पहले की एजुकेशन कराची प्लस इस्लामाबाद में इंटरनेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी से 2016 में मैंने यहाँ पे एमफिल मुकम्मल किया और उसके बाद फिर प्राइवेट, तब मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो गया था। फिर उसके बाद प्राइवेट बेस पे कातिब चलो यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट में दाखिला दिया और वो भी अभी थीसिस के मरहले में। सही। तो फर्दर डॉक्टर कासिम, काइंडली आप भी करवा दीजिए। डॉक्टर कासिम, any problem? Hi everyone. Can you hear me guys? डॉक्टर कासिम, आपकी आवाज बहुत कट रही है। Let me join in. ओके, इट्स ओके। चलें, डॉक्टर कासिम की तरफ हम फिर बढ़ेंगे। हम सबसे पहले जनरली जो इस स्कॉलरशिप की एक जनरल क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब डेट ये ओपन होती है और लास्ट डेट क्या होती है, इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं डॉक्टर हुमैरा से। तो डॉक्टर हुमैरा, काइंडली आप एक जनरल सा क्विक सा इस सारी स्कॉलरशिप के मुतालिक ब्रीफ कर दें हमारी ऑडियंस को, तो इट विल बी ग्रेट। सो काइंडली। Sure, Shanila. In short, there is a link that is given in like every year announcement. आपको उस लिंक को फॉलो करना होता है. When you go to that link, this is the Turkiye Burslari, or Burslari is actually the translation of scholarship in Turkish. So आपको उस पोर्टल पर जाके अपना लॉगिन बनाना होता है. The first thing that you have to do, basically जो Turkiye Burslari scholarships हैं, उनका जो प्रोसेस है, it is divided into two basic major steps. The first one is to create your login and put in all your basic data. तो जब आप बेसिक डेटा अपना फिल इन करते हैं, सो फॉर एग्जांपल यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज लाइक आई हैड डन, तो आपको वो रेफर कर देते हैं एक लिंक की तरफ, विच इज योर एप्लीकेशन फॉर्म, विच इज स्पेसिफिकली फॉर यू टू अप्लाई फॉर योर मास्टर डिग्री. Similarly, it goes on with each level.
एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा-सा आप उर्दू ज़्यादा बोलिए, हमारी ऑडियंस उर्दू ज़्यादा पसंद करेंगी, तो ठीक है, उनको आपको जरूर। सॉरी। कोई बात नहीं, आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पे आप जब टिक करते हैं तो लिंक ओपन होता है, उसके बाद आप एक पोर्टल पर चले जाते हैं जो तुर्किया स्कॉलरशिप्स का पोर्टल है, और तुर्किया स्कॉलरशिप्स के पोर्टल पे आपने बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी इनपुट करनी होती है। इनपुट करने के बाद आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अंडर ग्रेजुएट की ट्रांसक्रिप्ट अपनी अपलोड की, तो वो आपके लिए एमएस डिग्री प्रोग्राम का लिंक ओपन कर देंगे, जो आपका सेकंड स्टेप होगा, आपका एप्लीकेशन स्टेप। सो बेसिकली आपको जब लॉगिन क्रिएट करना है तो उस लॉगिन में आपने जब अपना सारा बेसिक इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, तो वही फिर आपको आगे प्रोसेस ऑटोमेटिकली गाइड करेगा। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अब बात यह है कि आपने आपके पास तकरीबन, पहले तो ये होता था 1 से 1.5 महीने का टाइम होता था, बट कुछ पिछले सालों में कुछ चीजें चेंज होने की वजह से टाइम शॉर्ट हो गया है। इस बार इन्होंने आज यानी 10th ऑफ जनवरी, 10 जनवरी से लेकर फरवरी यानी 1 महीने का आपको टाइम दिया है। तो आपने डेडलाइन के अंदर अंदर दोनों प्रोसेस करनी है, यानी आपने बेसिक इंफॉर्मेशन भी अपलोड करनी है और एप्लीकेशन भी अपलोड करनी है। तो अच्छा है कि सब क्विकली कर लें, बिकॉज प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। दिस इज द बेसिक वन इंफॉर्मेशन। तो इसमें फर्दर ये बात पूछनी थी, जब आप पोर्टल फिल कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी इशू ये होता है कि हमारा समहाउ एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। जैसे कि हम मैट्रिक कहते हैं, फिर इंटरमीडिएट कहते हैं, फिर हम बीएस स्टडीज़ कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। तो काइंडली उस पर भी आप अपना शेयर कीजिए कि किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वाइल फिलिंग द पोर्टल। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आपका जो फर्स्ट इन्फो होती है वो आपसे जरूर पासपोर्ट का पूछते हैं कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, क्या नहीं है। बेहतर है कि आप लोग अपने पासपोर्ट्स बनवा लें विद इन टाइम। नहीं भी है तो आप अपने बेसिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ कर सकते हैं इनपुट, बिकॉज जस्ट वो आपने एक अपना आइडेंटिफिकेशन पे इनपुट करनी होती है। सेकेंडली आपने क्वेश्चन किया कि लेवल ऑफ स्टडीज के जो मेजर टाइटल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आप ये देखें कि मैंने जिस तरह किया था, दैट इज कि आप बैकवर्ड जाएं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे डॉक्टर लिखा हुआ है, दैट इज डॉक्टर इज इक्वल टू पीएचडी। तो आप पीएचडी से बैकवर्ड जाएंगे तो मास्टर डिग्री होगी, मास्टर डिग्री से बैकवर्ड जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट होगा। सो मोस्टली लोग कब अप्लाई करते हैं? एफएससी के बाद। बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि अप्लाई ही आपका स्टार्ट ही एफएससी के बाद हो रहा होता है या एफए के बाद हो रहा होता है। अंडर ग्रेजुएट है और साथ आपका एमएस है और पीएचडी है। सो आप बैकवर्ड जब जाते हैं तो आप काउंट बैक कर सकते हैं कि कौन सा डिग्री आपने कब अपलोड करना है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किया है और आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि उससे पिछली वाली डिग्री जो है वो आपका हाई स्कूल है। सो हाई स्कूल डिग्री इज वो आपकी 10th नहीं होती, वो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री होती है। और एसोसिएट डिग्रीज जो है वो आपने अगर कोई साइड डिग्रीज की हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया है या ऐसी कोई चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए इस वक्त यहाँ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली हम लोग ये नहीं करते इतनी डिग्री, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो आप वहां पे गाइडेंस हर पोर्टल के ऊपर साथ इन्फो का एक होता है, हेल्प का सेक्शन, आप टैप इन करके वहां पे चेक कर सकते हैं। सही। हाँ जी, सही। और उसके बाद ये भी है कि कई स्टूडेंट्स ये कोशिश कर रहे होते हैं, मैं भी फॉलो भी कर रही थी कई पेजेस में, तो पहले से ही यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे होते हैं कि हमारी रिलेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी बनती हैं। तो उसमें जब मैंने भी मतलब हमने भी अप्लाई किया था, तो आप काइंडली उसको भी एड्रेस कर दें कि आप पहले पोर्टल फिल कर लें तो ऑटोमेटिकली आपके पास सजेशंस आ जाती हैं। वो जो आपने बताया कि 2 हिस्से होते हैं, तो उसको भी काइंडली एड्रेस कर दें कि ये सब इसको आप कैसे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स। श्योर। डॉक्टर कासिम वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट। सो डॉक्टर कासिम, आप पहले कुछ ऐड कर लें प्रीवियस क्वेश्चन में, तब फिर मैं आंसर करती हूँ शनीला का क्वेश्चन। जी जी। अच्छा, तो मैं कम्युनिटी का इशू है, सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहूँगा जो स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड यहाँ पे हमारा जो बीएस है कि हम लिसांस कहते हैं, लिसांस मींस 16 ईयर एजुकेशन, ठीक है।
वहाँ पे जब आसान से 16 ईयर एजुकेशन है तब आप डिस्टेंस या बैचलर की डिग्री की अगर आपने डिप्लोमा अपलोड करते हैं। आसान होता है, डॉक्टर ने कहा कि 2 साल जो एसोसिएट डिग्री को पास आउट नहीं करते हैं, हम पुराना सिस्टम स्टूडेंट जो 2 साल हम बीएससी कह रहे हैं, दैट इज फॉर 2 इयर्स, दैट इज इक्वल टू डिग्री इन स्टडी फॉर 2 इयर्स। वो चाहते हैं और जो आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टेट डिग्री टोटल 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन। तो वो आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं आप बीएससी की ठीक है। और रही बात अगर आप स्टार्ट में चीज आए सिस्टम के अकॉर्डिंग आप हाई स्कूल की डिग्री है उसके अंदर आप बैचलर मैट्रिक एफएससी दोनों पे डिप्लोमा ऐड करेंगे बिकॉज़ डॉक्टर कासिम, सॉरी टू कट यू, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। I can summarize what he said. डॉक्टर कासिम, मैं आपकी बात समराइज कर देती हूँ, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। डॉक्टर कासिम कहना चाह रही हैं कि जब आप अपनी वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, सो विद आप जब अपना फर्स्ट अपलोड करते हैं तो फिर नेक्स्ट ओपन होता है इन द लाइन वाइज। तो वो ये कहना चाहते हैं कि 2 साल का जब आप अपना आपका कोई डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो आप इंटरमीडिएट में अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अगला स्टेप जो है अंडर ग्रेजुएट का वो ओपन हो जाता है। जब आप 4 इयर्स का ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट एमएस वाला पोर्टल जो है ओपन हो जाता है। दूसरा ये है कि अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि हमारा जो है वो लैंग्वेज का इशू आ रहा है, पोर्टल जो है वो टर्किश में है। सो आप अगर गूगल क्रोम को यूज करेंगे तो आप वहां पे ऑटोमेटिकली आपको एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट दिस वेबसाइट ऑलवेज और ट्रांसलेट दिस वेबसाइट फॉर वंस। तो आपका जो वो ऑप्शन है, आप अगर उस ऑप्शन को यूज करेंगे तो वो हमेशा ट्रांसलेट होगा आपके लिए, आपका जो पेज है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, क्योंकि इंग्लिश में बेसिकली तो आपने भी अपना अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश में ही किया हुआ है या एफएससी भी इंग्लिश में किया, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर कासिम, आई थिंक अब आप बता सकते हैं, अब काफी बेहतर है आपका। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नेट का अगेन इशू है। मैं ये कह रहा था कि जब आप यानी आप नेट को एफएससी की जो डिग्री कर रहे होते हैं वहाँ पे आपकी 12 years of education, 12 years you need to add your metric and FSC both combined in your high school. Doesn't mean only metric. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि मैट्रिक की जगह पे कर देते हैं और उसके में ऐसी की डिग्री ऐड कर देते हैं, which is not appropriate. बिल्कुल। तो यही बेहतर है कि आप अपना जो हाई स्कूल के सेक्शन में जो 4 इयर्स, मतलब यहाँ पे कहा जाता है लीसे जो एग्जैक्टली 4 इयर्स है टर्की में, तो आप अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों को कंबाइन करें और अपलोड कर दें। Exactly. इस तरह ये एक प्रॉपर प्रोसेस है एजुकेशन का जो पार्ट है उसे फिलअप करने का। तो फर्दर हम मूव करेंगे जो टेक्निकल पार्ट है हमारी पोर्टल में या हमारी प्रोफाइल को फिल करने में, पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर। तो उसमें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके बारी बारी आप काइंडली इस क्वेश्चन को एड्रेस करें। तो सबसे पहले शकीब, आप हो बीएस लेवल के स्टूडेंट लिसांस, तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए बीएस स्टूडेंट की, क्योंकि एफएससी के फौरी बाद पर्सनल स्टेटमेंट लिखना एक स्टूडेंट के लिए समहाउ डिफिकल्ट है। तो आप अपना बताएं कि आपने ये पर्सनल स्टेटमेंट का पोर्शन कैसे फिलअप किया, क्या किसी ने आपकी हेल्प की या आपने खुद से ही कर लिया था? सबसे पहले तो हेल्प कोई नहीं करता, बंदे को खुद ही करना होता है। अगर बंदा खुद नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको अवार्ड मिले, स्कॉलरशिप। सीधी सी बात है, ये सिंपल वर्ड्स हैं, किसी को बुरे लगे तो आई एम सॉरी, बट यही सच्चाई है। तो ऐसा है कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट में सबसे पहले यही लिखना है कि बताना है अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूं नहीं है, जैसे अब मैं यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने आया हूँ तो मैंने पूरी पर्सनल स्टेटमेंट में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अपना बताया कि कैसे मैंने इस फील्ड के बारे में मुझे पता चला, कैसे एक दिन मेरे पास में किसने पढ़ता था तो मुझे आके एक दफा मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि ये भी एक मोड ऑफ स्टडी है, ये भी एक रिसेंट मतलब न्यू फील्ड है जो कि आ रही है। तो मुझे इस तरह से पता चला, मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने इसके बारे में नॉलेज हासिल की।
ये सब कुछ मैंने लेटर ऑफ इंटेंट, जो अपना पर्सनल स्टेटमेंट मेरा लेटर था, उसमें उनको बताया कि इस फील्ड से मैं इस वजह से इस कदर कनेक्टेड हो चुका हूँ। पीछे सही। बैकग्राउंड में उनको पता था, पढ़ा मेरी डिग्री वगैरह जो भी है उसमें भी मैंने उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ था। फिर उनसे मैंने बताया कि अब इसमें मैं अगर कनेक्टेड हूँ इस फील्ड में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, तो फाइनली आगे जाके मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब इस फील्ड में मैं कनेक्टेड हूँ, मैं इसके अंदर, हाँ ये चीज है, मुझे एक चीज जो खड़क रही है, मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं रिजॉल्व करूँ, इस तरह से करूँ, इस तरह से। तो फिर मतलब आप उनको अपने गोल्स दिखो, आपको ये नहीं कहना। काफी सारे बच्चे पर्सनल स्टेटमेंट में ये कहने पड़ जाते हैं कि मैं गरीब हूँ, या इतने हम बहन भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं लाइक बच्चा हूँ बट मैं गरीब हूँ। तो ये चीज नहीं है, क्योंकि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो आप इस तरह कहने से इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, आपने अपने उनको गोल्स दिखाने हैं कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरी एम्स हैं जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ, गोल्स हैं। ये स्कॉलरशिप एक गेट थ्रू है मेरे लिए उन गोल्स को अचीव करने के लिए। सही। तो चलिए। इन सिंपल यही कुछ है। बाकी मैंने एक दफा यूट्यूब चैनल पे भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं पूरी स्कॉलरशिप के हवाले से। लोगों को, काफी सारे लोगों को पता भी होगा जिनको पता है, तो वो भी है। उसमें भी मैंने इससे भी तफसीलन डिटेल्स में इसके बारे में बात की हुई है कि किस तरह से आप एक पर्सनल स्टेटमेंट बना सकते हैं, या किस तरह से इसमें आपको करना चाहिए जिसकी बेस पर आपको अचीव करें, वो आपको मतलब सिलेक्ट करें। तो फर्दर एमएस के लिए मैं डॉक्टर हुमैरा से पूछूंगी कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। बीएस लेवल पर कोई पब्लिकेशन या आर्टिकल पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, और क्या चीज़ें हैं जो आपको एज देती हैं मास्टर स्कॉलरशिप के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ शकीब से, जो फर्स्ट पॉइंट शकीब ने कहा कि एक्चुअली जब हमें, फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे बैठ के हेल्प कर रहे हैं, शकीब, मैं, कासिम भाई, आप लोग सब यहाँ पे, तो हम एक पर्सन हैं, हम ओवरऑल सारी कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं। अगर सब उसी बिल्कुल लेआउट को फॉलो करके पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। यू हैव टू स्टैंड आउट, आपको यूनिक होना पड़ता है आपको। लेकिन यूनिक होने से मैं ये नहीं कह रही आपको बहुत अच्छे अच्छे ग्रामेटिकल इंग्लिश यूज करनी है, आपको बहुत प्योरिफाइड सेंटेंसेस बनानी है कि एक नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव भी समझ ना पाए कि क्या लिखा हुआ है, वो भी नहीं करना आपने। आप पॉइंट ये है मेरे लिए, अगर आप मुझे स्पेसिफिकली समझे, 5 years ऑफ स्टडी, 1 year ऑफ इंटर्नशिप या हाउस जॉब, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई मैं आर्टिकल सबमिट कराऊं या मैं कोई सबमिट कराऊं अपना कोई रिसर्च या कुछ इस तरह, बट रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराना होता है हमने कि अब हम जब आगे रिसर्च करेंगे तो वो क्या होगा। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि आप जो कुछ भी फिल कर रहे हैं, जितने भी सेक्शंस फिल कर रहे हैं, सब एक ही पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व हों। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं जू में काम करती थी पाकिस्तान में, बहुत फीमेल वेट्स नहीं करती। मेरा ये मेन पॉइंट था कि मैं जी बेस्ट फीमेल जू वेट बनना चाहती हूँ। उसी के अराउंड मैंने सारे अपने क्वेश्चंस को रिवॉल्व अराउंड किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपका एक एम होना चाहिए लाइफ में। आप फॉर एग्जांपल शकीबुल हसन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ किसी बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड, मैं शकीब से ले लेती हूँ गाइडेंस और फिर बाद में मैं अप्लाई कर देती हूँ, बट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का। आपकी फील्ड आपको डिफाइन कर रही है, आपके एम्स एंड गोल्स आपको डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। नॉर्मली हमारे पास ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जो पोर्टल में ऐसा नहीं है कि तुर्की बुर्सलारी के पोर्टल में ऐसा नहीं कि आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरह। आप क्वेश्चंस फिल करते हैं, बकायदा उधर ही सबमिट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी एक लिमिट होती है, तो आपको उस लिमिट में रहते हुए अपना जो है वो सब कुछ बताना होता है। तो इधर आप नेचुरल साइंसेज से हैं, इधर आप इंजीनियरिंग से हैं या मेडिकल साइंसेज से हैं या कोई भी है, तो आपको अपना जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस और आपको एक मेरिट पर आने वाला, उतरने वाला एक जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से फिल करना होता है, ना कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है। तो आपको ये सब चीजें भी करनी होती है। बिल्कुल शनीला, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मुझसे एमएस से रिलेटेड बात की, तो ऑब्वियसली आपने अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है और अब आप अपनी अंडर ग्रेजुएट की किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्टेड है एमएस करने के लिए। बिल्कुल। तो आपका वैसे ही शॉर्ट आउट हो गया कि आपने किस चीज पर फोकस करके किस बारे में लिखना है।
अगर एग्जैक्टली। और फिर इसमें भी यही होता है, एमएस के जो स्टूडेंट है वो बीएस में जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी गुड रोल। लाइक उसमें आपने Exactly. टेक्निकली क्या कुछ पढ़ा एक साल में, और आप लोग फर्दर कैसे उसे परस्यू करना चाह रहे हैं। मे बी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फील्ड चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो उसके बारे में आपके क्या राय है डॉक्टर हुमैरा? मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि फील्ड चेंज कितनी करेंगे आप, टोटली ओवरऑल फील्ड तो चेंज नहीं कर सकते ना, आपने बस एक जस्ट वर्क ऑफ फील्ड चेंज करनी है, तो कोई इतना बड़ा इससे फर्क नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फाइनल, अब मैंने जू स्टडीज में अपना इंटर्नशिप की या उसके बाद उसमें वर्क किया, बट आगे जाके मैं इंटरनल मेडिसिन में पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं टेक्निकली फील्ड तो चेंज कर रही हूँ ज्यादा उसको स्क्वीज आउट करने के लिए, लेकिन बेसिक बात तो एक ही है ना, रहूंगी तो मैं वेटरिनेरियन। तो बात ये है कि आपका प्रोजेक्ट ठीक है मैटर करता है, बट हमारे लिए प्रोजेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट वेज होते हैं किसी चीज में अप्लाई करने के लिए। फिर मैं वही बात करूंगी, रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आई, उसके बाद जो 2020 का बैच था, लोगों ने अप्लाई किया, लोगों को जस्ट स्कॉलरशिप चाहिए, उनके एम्स एंड गोल्स नहीं हैं, वो नहीं पता उनको, वो एनाटॉमी में भी अप्लाई करते हैं, वो फिजियोलॉजी में भी अप्लाई करेंगे, एट द सेम टाइम वो इंटरनल मेडिसिन में भी अप्लाई कर रहे हैं, वो एनिमल साइंसेज में। आप इतने ऑप्शंस किसी को दे रहे हैं, तो उनको भी पता है कि आप किसी एक में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसमें फिर एक और पॉइंट आपने स्पेसिफिक रखना होता है चीजों को काफी, के प्रपोजल कुछ होता है कि एक ही फील्ड, जैसे भी आपने बताया कि एक स्पेशलिटी का प्रपोजल दूसरे स्पेशलिटी में भी अप्लाई कर देना, बिल्कुल। तो ये कल्चर है, ये कितना नेगेटिवली इफेक्ट करता है? हाँ, नेगेटिव लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पोल्ट्री फॉर एग्जांपल, पोल्ट्री साइंसेज ले लें, उसका उठा के, एनाटॉमी का उठा के, या फॉर एग्जांपल मटेरियल इंजीनियरिंग का अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट उठा के प्रपोजल में कन्वर्ट करके उसको केमिकल इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड है, बट दैट डज नॉट स्पेसिफाई यू। प्रॉब्लम ये आता है यहाँ पे। अब अगर आपने उसको रिलेट करना है तो आप जनरल टर्म यूज करें, अपने कुछ टीचर्स से गाइडेंस लें जो आपके फील्ड ऑफ स्टडीज से रिलेटेड है, आप ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड करें, गूगल स्कॉलर्स पे रीड करें, उनसे रिलेटेड एक प्रॉपर प्रपोजल बनाएं, और फिर उसके बाद अपनी लेटर ऑफ इंटेंट लिखें। मैं हमेशा ऐसा सजेस्ट करूंगी, आपका प्रपोजल आपका लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो डिफाइन करना चाहिए। आपके लेटर ऑफ इंटेंट को प्रपोजल लेटर नहीं डिफाइन करना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं वो होना चाहिए आपके लेटर ऑफ इंटेंट में। और प्लस आप अगर रियल लाइफ की बात लिखेंगे ना, वो आपकी सिलेक्शन कमेटी को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, रादर देन आपके नॉवेल्स की तरह या ड्रामेटिक सेंटेंसेस। मैं जू में काम कर रही थी, मैंने लिखा मैंने जू में ये केस देखा एनिमल्स का, मैं इन केसेस पे काम करना चाहती हूँ, ये मेरा लेटर ऑफ इंटेंट है। सेम केसेस मैंने अपने रिसर्च प्रपोजल में डाले। ये आपका होना चाहिए रियलिटी। बी ओपन, बी रियल, डोंट फॉलो अदर, मेक योर ओन एग्जाम्पल। तो ये होना चाहिए बेसिक, ये आपका है एक इम्पोर्टेंट चीज। तो ये तो था एमएस के लिए। फर्दर हम पीएचडी के जो है ना प्रपोजल और ये सारा पोर्टल, इसके मुतालिक हम मूव करेंगे। डॉक्टर शिराजी, आप हैं भी एक साइंसेस फील्ड, लेकिन आपकी इस्लामिक फील्ड है, तो आप काइंडली बड़े ही डिटेल से बताइए कि पीएचडी के कैंडिडेट्स को किस तरह ये सब कुछ करना चाहिए, और क्या है जो एक पर्सनल स्टेटमेंट को स्टैंड मतलब एक एज देता है व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अच्छा, इसमें ये है कि जब मैं आया था 2012 में, तो उस वक्त तो मैं एमएस के लिए अप्लाई कर रहा था, और उस वक्त स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स में से लेटर ऑफ इंटेंट या इस तरह की चीज़ उस वक्त नहीं थी हमारे लिए। तो मेरा कोई खास एक्सपीरियंस लेटर ऑफ इंटेंट के साथ नहीं रहा है, लेकिन बहरहाल एक हद तक जो मेरी नॉलेज के मुताबिक आजकल क्या इनकी रिक्वायरमेंट है पीएचडी के लिए, उसका भी मुझे कोई खास अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया पीएचडी के लिए। अगर रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है इनका लेटर ऑफ इंटेंट, तो ऑफकोर्स उन्होंने बात की थी डॉक्टर हुमैरा ने कि रिसर्च प्रपोजल जो है आपका साइनॉप्सिस आपने बनाना होता है बेहतरीन करके, और उसमें कोई खास लंबी चौड़ी भी नहीं छोड़नी होती, बात थोड़ी सी माकूल करनी होती है कि अगला भी आपको एक्सेप्ट करते भाई ये बंदा तो ज़मीन पे बातें करता।
दूसरा ये कि लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से पीएचडी में बस ये हो सकता है कि आप 3 पैराग्राफ बनाएं। पहले पैराग्राफ में आपने ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो डाल दें। सेकेंड पैराग्राफ में आप अपनी काबिलियत शो करें, मैं आपकी अचीवमेंट जितनी भी है, मैं ये कुछ जानता हूँ, ये कुछ कर चुका हूँ। और तीसरा पैराग्राफ जो आपका होता है वो आप जो आपकी आगे जो करना चाह रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करना है, ताल्लुक करना है। मैंने ये इसके अंदर मेरा ये ताल्लुक बनता है, मेरी पिछले करियर का मेरे फ्यूचर के साथ ये ताल्लुक बनता है। तो इस तरह आपने उसको वाइंड अप कर देना। यानी कि आपने एक एंट्री मानी होती है प्रीफेस के तौर पे, पहला ग्राफ आपका पहला पैराग्राफ होता है आपका, दूसरा पैराग्राफ आपका थीम होता है, तीसरा जो आपने कंक्लूजन निकालना होता है कि इस हिसाब से फिर मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। और जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें आपने कोई ऐसा नहीं है कि आजी और इंतसाई नहीं, मैं तो बंद है नाचीज, मैं तो कुछ नहीं जानता, इस तरह नहीं। आप यू हैव टू शो योर एबिलिटीज कि मैं ये कुछ जानता हूँ, कर चुका हूँ, अचीवमेंट से। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर, ताकि अगले को आप कायल कह सकें कि हाँ वाकई मैं अहल हूँ इस काबिल की, जो मेरे थर्ड पैराग्राफ में मेरा जो आ रहा है टारगेट, मैं उसके लिए अहल हूँ। सही। तो पीएचडी स्कॉलरशिप की आजकल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डिटेल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने एक साइनॉप्सिस बनाना होता है और वो अच्छे से आप बना के, जिस तरह आप एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए किसी प्रोफेसर के साथ ईमेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह का अच्छे से साइनॉप्सिस बनाना चाहिए। साइनॉप्सिस इस्लामिक स्टडीज वाले इसको खुत्ततुल बहस कहते होंगे, खुत्ततुल बहस साइनॉप्सिस, तो वो बना लें, फिर उसकी बेस पे आपको एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है। सही। तो फर्दर डॉक्टर कासिम, आपसे रिक्वेस्ट है, आप काइंडली बताइए अपना एक्सपीरियंस और सारा ये जो पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है इसको भी काइंडली एड्रेस कीजिए। जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, मैं खैर जब हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था 2008 में, तो उस वक्त तो खैर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि दैट वाज लाइक दिस स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म कि आप उसके थ्रू आप एक पोर्टल के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हैं एंड देन आप उसके बाद आपके पास एक रिजल्ट आपको वो इंटरव्यूज के लिए कॉल करते हैं एंड सो ऑन। एट दैट टाइम इट वाज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। There was an exam at embassy. We gave exam at Muhammad Ali Jinnah Mauju University in 2007 at the end of that year. और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था एम्बेसी में, और उसके बाद हमने आई एम टॉकिंग अबाउट बीएस, तो उसके बाद फिर स्कॉलरशिप के लिए आए। जब यहाँ पे बीएस हो चुका तो एमएस की स्कॉलरशिप के लिए ऑफ कोर्स वी नीड दिस पर्सनल स्टेटमेंट एंड मोटिवेशनल लेटर टू रीअप्लाई, बिकॉज एट दैट टाइम देन दिस Turkiye Bursları, that this platform has been formed and they demand some extra documents then. और उसके बाद जब फिर पीएचडी के लिए स्टार्ट किया तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म था वो, क्योंकि तुर्की स्कॉलरशिप नहीं थी, वो तुबिताक के प्रोजेक्ट था। तुबिताक की डिफरेंट क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू दिस वन तुर्की बुर्सları। तो मैं अपने 10 इयर्स के नॉट 10 इयर्स, मोर देन 10 इयर्स की टर्की के एक्सपीरियंस की बेस पे ये कहता हूँ कि पर्सनल जो स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरी जो रिसेंटली बात हुई थी उन्हीं से जो कि दोज पीपल हु कंडक्ट द इंटरव्यू इन Tubitak scholarship, sorry, in Turkey Bursları. So their clear point was that कि आप सबसे पहले ये पर्सनल जो स्टेटमेंट है, डोंट मिक्स विद पर्सनल स्टेटमेंट विद योर प्रपोजल। टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज जो प्रपोजल है वो चीज़ है जिसमें आपने अपना रिसर्च वर्क करना है, जहाँ पे आप अपना स्पेसिफाई हो सकते हैं कि मैं इस एरिया में इस फील्ड की तरफ जा रहा हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट में वो आपको प्रपोजल एक रिक्वायरमेंट है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। आपको पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशनल लेटर मैंडेटरी है, आपके पास प्रपोजल मैंडेटरी नहीं है। वो आपको कहते हैं कि आप प्रपोजल सबमिट कराएं, लेकिन जब आप वही चीज पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करते हैं तो आप, क्योंकि वो जो इंटरव्यूज लेने वाले हैं, जो सिलेक्शन वाले हैं, दे आर नॉट
फ्रॉम योर ओन एरिया, वो आपकी एक जनरल देखते हैं कि जनरल इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब आप पर्सनल स्टेटमेंट में लिखें, एज आई थिंक डॉक्टर हुमैरा एंड शिराजी मेंशन के पहला पैराग्राफ आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैंने व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड वेयर यू बिलोंग टू, एंड सेकंड में आप अपनी एक्सपर्टीज की स्किल्स क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने क्या क्या अचीव किया है वो। थर्ड में आप एक एरिया स्पेसिफाई करें, उस एरिया से रिलेटेड आप अपना क्लियर, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड क्लियर, मोटिवेशन दें कि मैं इस एरिया में कर रहा हूं। क्योंकि जब आप उसको ये कहते हैं कि एक भाई मैं अप्लाई कर रहा हूं, मेरा इसमें भी हो जाए, मेरा उसमें भी हो जाएगा, मेरा फलां फील्ड में भी हो जाएगा, मेरा मैथ्स में भी हो जाएगा, ना हुआ तो कंप्यूटर साइंस में भी हो जाएगा, ना हुआ तो डिफरेंट में हो जाएगा, वो वाली चीज नहीं चलती। क्योंकि लास्ट ईयर आउट ऑफ 95,000 application from Pakistan, they just selected, I guess, less than 2,000 or 3,000 students. So what is their selection criteria? They just, this is not all about your achievement or what you got, your GPA, or let's say your personal statement and motivational letter, they really plays an important role in your selection. लेकिन जब आप मोटिवेशन लेटर के थर्ड पैराग्राफ में आते हैं तो उस पैराग्राफ में आपने एक स्पेसिफिक लिखना। अगर आप मैथ्स में किया हुआ है, जो आपके पीछे कंटिन्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर मैथ्स में किया है, मास्टर्स मैथ्स में किया है और आप मैथ्स की फील्ड कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड अपना क्लियर देंगे और उसकी बताएंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। मतलब लेट्स से जब आपने उसको समराइज करना है या सम अप करना है इन वन पैराग्राफ, it's not the same with proposal. Don't just copy paste your proposal or don't convert your final year project into that personal statement. And last thing is कि जब आप अगर आप एरिया चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लेट्स से कि बीएस एक में किया, एमएस उसी में किया, पीएचडी में उनकी डिफरेंट मोटिवेशंस आ गई कि हम डिफरेंट एरियाज में करना चाहते हैं, देन यू नीड टू गिव अ स्पेसिफिक रीजन। अपनी मोटिवेशन क्लियरली अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने क्लियर करनी है कि व्हाई यू आर स्विचिंग योर फील्ड, और उसके आपने क्लियर अपने पीछे इंडिकेटर्स बताने हैं कि इसकी रीजन क्या है, इसका क्या मुझे फायदा होगा और मेरे सोसाइटी को फायदा होगा। सही। तो ये तो हो गया पर्सनल स्टेटमेंट के मुतालिक सारे सवाल। हम अब जुबान पे आ जाते हैं। जैसे कि है कि टर्की में टर्की जुबान बोली जाती है, तो अगर पहले से जुबान का पता हो, मतलब तो क्या फ़ायदा होता है उसका, और स्कॉलरशिप की मतलब सिलेक्शन में वो कोई मतलब पॉजिटिव रोल प्ले करती है नहीं करती, तो इसके बारे में भी काइंडली अपनी राय दे दीजिए। सबसे पहले डॉक्टर हुमैरा आप बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे एक बात है कि आप जब अप्लाई करते हैं तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए, तो यू हैव टू टेक एन अंडरटेकिंग। एक आपने अंडरटेकिंग लेनी होती है कि हाँ भाई मैंने एक साल तुर्किश लैंग्वेज का लेना है। मतलब मैं जब आई हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है 2019 के बाद से जो मैंने देखा है होते हुए, वो यही है कि आप आए अगर टूरिज्म फैकल्टी में, आपकी आगे की एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है। आप आए इकोनॉमिक्स फैकल्टी में, आपकी आगे की एजुकेशन इंग्लिश में है। फिर आप आए मैथमेटिक्स में, आपकी आगे की एजुकेशन इंग्लिश में है, फिर भी आपने एक साल टर्किश लैंग्वेज का लगाना है। मेरे क्लास फेलोज जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, उनका बस सिर्फ एकेडमिक टर्किश का सेमेस्टर या एक तरह से कह सकते हैं 1 मंथ नहीं हुआ था, बाकी उन्होंने J1 सर्टिफिकेट तक पढ़ा हमारे साथ। अब आगे वो सब कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं। इवन मेरा भी कोई डिफाइंड नहीं है, मैं प्रेजेंटेशंस कभी टर्किश में कर रही हूँ, पढ़ाई कभी इंग्लिश में कर रही हूँ, कभी इट्स अप टू मी, मतलब ये मेरी मर्जी है। और ये सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, आपका जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि आपने अप्लाई करने से पहले आपको अगर नॉलेज है तो, हाँ जी, तो अप्लाई करने से पहले अगर आपकी कोई नॉलेज है तो उसके लिए आपको एक प्रूफ चाहिए, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपनी पोर्टल में, जो तुर्किया बुर्सलारी का पोर्टल है। अगर आपके पास A1 की सर्टिफिकेट है, A2 की, B1, B2, C1, जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान है वो शॉर्ट कोर्सेज कराती है, A लेवल के, B लेवल के, C
लेवल के। तो अगर आपके पास लेवल वाइज है तो आप अपलोड करेंगे और वो जरूर थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। और आप जब यहाँ आएंगे तो उस लेवल से आप स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे आजरबाईजान के काफी स्टूडेंट्स थे और रशियन काफी स्टूडेंट्स थे और इजिप्शियन काफी स्टूडेंट्स थे जो अपने कंट्री से ए लेवल करके आए हुए थे। तो वो बी लेवल से उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया और हमसे पहले उन्होंने एंड भी कर लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पूरा 1 साल लगा एंड करने में। तो आपका डॉक्यूमेंट मैटर करता है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई प्रूफ नहीं है, आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आप इंटरव्यू तक सिलेक्ट हो गए हैं तो वहां जाके आप उनको जरूर एक बात ऐड कर सकते हो, तब आप उनको बता रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे तो आप कहीं पर एप्लीकेशन में कहीं पर भी आप ठीक है आप अपनी उसमें मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, जिस तरह शिराजी भाई ने कहा कि फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, तो आप कह सकते हैं आई डिड अ शॉर्ट कोर्स इन टर्किश, या मैंने टर्किश ड्रामा देख देख के मुझे जी टर्किश भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे साथ आए 2019 में, मैंने उनकी पर्सनल स्टेटमेंट देखी है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि व्हाई आई वांट टू गो टू टर्की बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द टर्किश ड्रामास। और मैंने उधर से काफी फ्रेजेस सीखे हैं और वो विनर है स्कॉलरशिप के। ठीक है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ही इज लेक्चरर इन हिज कंट्री, सब कुछ मानते हैं हम, लेकिन यही मैं बात करती हूँ, आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक डॉक्यूमेंट। हाँ जी, प्रोफाइल पोर्टल है, उसमें ट्राई टू बी लाइक ट्रू, लाइक अपना आप जो है वो आप प्रॉपर्ली लिखें, क्योंकि वो उससे खोज करते होते हैं। तो जितना आप अच्छे से अपने आप एक्सप्रेस करेंगे उतना अच्छा होगा, चाहे फिर वो कासिम भाई ने ऐड किया। हाँ जी बिल्कुल शनीला, आप सही कह रही है। कासिम भाई ने जिस तरह कहा कि हम लोगों को प्रपोजल बनाना है, मोटिवेशन लेटर बनाने, सब अब थोड़ा डिफरेंट हो चुका है न्यू सिस्टम में, क्योंकि अब इस तरह वो लोग अटैचमेंट्स नहीं मांगते, क्वेश्चंस के आंसर्स हमने पुट करने होते हैं एक ही पेज पे, फिर उसको सबमिट करना होता है एंड पे। ऐसा ही है शनीला, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था 2019 के स्टार्ट में तो ऐसा था। तो अब ये होता है कि हमें वो ना उसको एक ही सीक्वेंस में ले जाना होता है नीचे तक, तो वो हमें एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना चाहिए चीजों को। हाँ जी, तो ये है कि आपको टर्किश आती है, वेरी गुड, आपको फ्रेजेस आते हैं, आपको ए वल्लाह कहना आता है, वेरी गुड, बट आप मेंशन कैसे करेंगे इस चीज को? आप नहीं कर सकते। आपको आती है टर्किश, आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं है। ये बात मैं ओपनली कहती हूँ, कोई फायदा नहीं है। हैव अ डॉक्यूमेंट फर्स्ट। अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैं फर्दर ऐड करना चाहूंगी, ये है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आते हैं, स्पेशली उज्बेकिस्तान, आजरबाईजान, जिनकी लैंग्वेज समहाउ मैच करती है टर्किश से, तो ये होता है कि उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता तो वो अपना टोमेंट, जिसे मतलब तुर्कचे और जो उनका जहाँ से उन्होंने टर्किश लैंग्वेज कोर्स लेना होता है, वहाँ हमारा पहले दिन पेपर होता है जिसमें वो आपको जज करते हैं कि आपका लेवल ऑफ टर्किश क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अच्छे होते हैं, जिसमें आजरबाईजानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी टर्किश सही होती है, तो वो अपना पेपर जब सोल्व करते हैं तो उनका अच्छे मार्क्स रहते हैं 70+। तो ये है कि उनको C1 सर्टिफिकेट फौरी मिल जाता है और वो फौरी अपनी एकेडमिक जो लाइफ है, जो यूनिवर्सिटी स्टडी है, वो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम ऑन टर्किश लैंग्वेज। बट ये है कि हम जो पाकिस्तानीज मोस्टली हैं, हमें इसका ज्यादा नहीं पता होता लैंग्वेज का, तो हम मोस्टली जो है वो इस सारे प्रोसेस से गुजरते हैं जो कि हम टर्किश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो इसलिए बिफोर ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, और ये सब कुछ तब होता है जब वो ऑलरेडी विनर्स ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं और वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। बिल्कुल कहा ना कि अप्लाई करने के लिए, तो आई थिंक उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो वो बात की बात है, आपको आता है नहीं आता वो दूसरी बात। हाँ जी, तो पहले से तुर्की लैंग्वेज का पता होना समहाउ डेफिनेटली आई गेस इट कैन मेक सम डिफरेंस, पर इस तरह नहीं कि आपकी सोशली 100%, बट समहाउ इट कैन। उसके बाद आपको हेल्प कर सकते हो। हमारा इधर कमेंट सेक्शन में भी किसी ने पूछा है आइल्स और टोफल के बारे में, तो इससे में मैं डॉक्टर जो शिराजी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी और डॉक्टर कासिम से भी इसके बाद कि आइल्स और टोफल के हवाले से आपकी क्या राय है? स्टूडेंट्स को पता हो, मतलब हो ये सर्टिफिकेट, तो कैसा होता है, फायदा होता है, नहीं होता है, मैंडेटरी है, नहीं है? काइंडली ये सब क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिए। डॉक्टर शिराजी, आपका माइक ऑफ है और काइंडली आप थोड़ा सा उनका भी बोलिएगा। जी अच्छा, टोफल और आईएल्स का आपने सवाल किया है, सही? बिल्कुल।
अच्छा, तो टॉफल और आईएल्स का ऐसा है कि जो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें दाखिला लेने के लिए उमूमन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो तुर्किश स्कॉलरशिप है उसमें जो है वो डिटेल्स आ जाती हैं। इट वेरीज, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी दे विल सिलेक्ट। तो जब हम अप्लाई कर रहे थे 2012 में, तो मैंने उसको नोट किया था कि जब उसमें हमारे पास से तकरीबन 11वें स्टेप पे जब यूनिवर्सिटीज हम सिलेक्ट कर रहे थे, टोटल 10 यूनिवर्सिटीज का नाम सिलेक्ट करना था ऑप्शन से, तो यूं हो रहा था कि किसी यूनिवर्सिटी को हम अगर क्लिक कर रहे थे तो फौरन ही उसके नीचे ही हमें वो उसकी रिक्वायरमेंट्स, अगर तो स्पेशल रिक्वायरमेंट है टोफल या आईएलटीएस की, तो वो फौरन हमें शो कर रहा था। और कुछ यूनिवर्सिटीज थी जिनका शो नहीं कर रहा था। इट मीन्स अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, तो ये आपसे आगे चल के टोफल और आईएलटीएस रिक्वायर करेगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती थी जिनको शो नहीं करती थी। इट मीन्स आप इसमें बगैर टोफल और आईएलटीएस के भी जा सकते हैं। स्पेशली जिन फील्ड्स की आगे चल के एजुकेशन अंग्रेजी में होनी है ना, तो वो उमूमन वो करती हैं, रिक्वायर करती हैं। लेकिन उसमें फिर वही आ जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो इट वेरीज, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स देयर इज अ प्लस पॉइंट, अगर वहाँ किसी के पास है तो वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक तो उसमें स्कॉलरशिप को अचीव करने में, दूसरा किसी अच्छी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी को अचीव करने में। बिल्कुल। डॉक्टर कासिम, आप भी काइंडली इसमें कुछ ऐड कीजिए। सबसे पहले आपने बात, आई थिंक पहले टर्किश लैंग्वेज अगर किसी को आती है उसका कितना प्लस पॉइंट है, उसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो उसका आपको किसी सूरत में भी किसी जगह पे कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक बात हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अज़रबैजान और दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो आती हैं, अब देखिए ये उनकी लैंग्वेज, स्पेशली अगर अज़रबैजान से रिलेटेड हम बात करें, उनकी लैंग्वेज ऐसी है जहाँ से अगर हम पाकिस्तान वाला कोई इंडिया में जाता है या इंडिया से कोई पाकिस्तान में आता है, जिस तरह उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज है, इस तरीके से अज़रबैजान और टर्की की लैंग्वेज है। दे इवन डोंट नीड टू स्टडी द or let's say for 1 year this Turkish language course, they don't need to attend that thing even. वो क्या करते हैं, आए एग्जाम दे, क्योंकि पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है एक एग्जाम दे और पास कर जाते हैं, दे कैन स्टार्ट। लेकिन अगर जब तक आपके पास, अगर आपके पास लैंग्वेज, बेशक आपने टर्किश ड्रामों से ये कहीं से भी सीखी हुई है, आपके पास जब तक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप ये ना कह दे कि मुझे आती है। आप उसका एक एज इस तरह हो सकता है कि जब आप इंटरव्यूज दे दें तो इंटरव्यूज में वो आपसे कुछ चीजें पूछे तो आप उसको बता दें हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फो है, वहां पे आपको कुछ एज मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसके अलावा किसी किस्म का कोई एज नहीं मिलेगा। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या टॉफल या आईएलटीएस का क्या मैटर करती है। सबसे पहले तो बात यह है, आई थिंक ये चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि टर्की में आईएलटीएस एक्सेप्ट नहीं होता। टर्की में आईएलटीएस एक्सेप्ट नहीं होता। इफ समवन इज जस्ट ट्राइंग टू इंटर और लेट्स से गोइंग टू जस्ट टेक ग्रेड ऑफ दिस कोर्स, these scores, आप सबसे पहले आपको टोफल में इंटर होना पड़ेगा। आईएलटीएस 2015 के बाद से बैन है टर्की के अंदर, चाहे आपका 8 बैंड क्यों ना हो, आप उसको क्लेम कर सकते हैं लेकिन आप उसको ऑफिशियल तौर पे किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते। पहले तो ये बात होगी। और उसकी भी पीछे रीजन थी कि उन्होंने क्यों बैन किया था कि तो ये था कि टर्की में जब भी आपने प्रमोशन लेनी है किसी भी फील्ड में तो आपको इंग्लिश की मिनिमम मार्क्स रिक्वायर होते हैं, जो उनके लोकल एग्जाम में YDC जो उनका लोकल एग्जाम है एट दैट टाइम बिकॉज जेदेस उदेस है, उसके अंदर आपको मिनिमम 15 मार्क्स चाहिए होते थे। अब वो जब उसको कन्वर्ट करते थे टोफल आईएलटीएस को 15 मार्क्स कन्वर्ट करते थे, तो वो क्या होता है, कोई भी अगर आप आईएलटीएस में इंटर हो तो आपको 4 बैंड तो मिनिमम वैसे मिल जाएंगे। वो 4 to 4.5 उनके 15.5 के इक्विवेलेंट आ जाते थे और वो इजीली मार्क्स लेके उधर हो जाते थे। इन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए इसको फुली बैन कर दिया।
बाद में जो भी है वो टोटल डेली बेस पे है। अब यहाँ तक बात आती है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट की, तो अगर आप बैचलर या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इतनी जरूरत नहीं है, इसमें आपको जरूरत नहीं है लैंग्वेज। हाँ, अगर आपके पास टोफल का एग्जाम है देन ऑफ कोर्स इट इज अ प्लस पॉइंट, लेकिन जब आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी क्योंकि हायर एजुकेशन काउंसिल है योग, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले यूनिवर्सिटी ने यहाँ से वेरीफाई करके उधर से वेरीफाई कराने, यहाँ यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट करने तो पहले वो योग की क्या रिक्वायरमेंट है वो करनी। योग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप 55 मार्क्स की लोकल मतलब YDCS के अंदर लेते हैं, चाहे आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्किश ही ना हो। और अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है देन यू नीड टू गेट at least 75 or more than 80 marks in that particular exam which is named as YDS। तो आपको ये टोफल के मार्क्स लेके आने हैं, चाहे जितने भी हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, क्योंकि बहुत से हमारे हैं वो यही है कि विदाउट टोफल अप्लाई करते हैं और उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। ये भी उनका एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है कि आपका टोफल का स्कोर होना आपके पास जरूरी है। हाँ, ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने टोफल का स्कोर हाई किया हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने टोफल का स्कोर बहुत लो किया हुआ है कि जस्ट टू मीट द मिनिमम क्राइटेरिया। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में करेंगे, आपके पास अच्छा स्कोर है तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप की डिफरेंट टर्म आपको मिल रही हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको हर यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर सिलेक्शन होगी, क्राइटेरिया होगा। आपने उसके ऊपर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो कह रहा होगा कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, वो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो जब अच्छा, तो इसमें डॉक्टर कासिम आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कि मैं हूँ एक कैंडिडेट, मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास फिलहाल टोफल नहीं है और मैंने फॉर एग्जांपल हजेते यूनिवर्सिटी या कोच यूनिवर्सिटी चूज कर ली है जिसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट है, उनकी ग्री भी है, टोफल भी है, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि मेरे पास नहीं है, चलो मैं कर दूं, बाद में अगर सिलेक्शन होती है तो आई विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट, इस कंडीशन पर क्या मैं कर सकती हूँ? ये आपने यूनिवर्सिटी कौन सी कही है? सॉरी, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी जो गरीब ही जिनकी डिमांड होती है, जिनकी डिमांड कह लें टोफल भी महंगा होता है, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि मेरे पास नहीं है बट ये है कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊं बाद में तो आई हैव टू प्रोवाइड, उस टाइम में दे दूंगी, इस सोच के अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अगर आप यहाँ पे दो फिर पॉइंट आ जाते हैं। अगर आप चूंकि बुर्सलरी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो आपके पास अगर नहीं है तो आप उस टाइम पे कह रहे कि टू बी अपीयर्ड इन एग्जाम लेटर ऑन, उस तक आप वहाँ पे वो पर्सनल स्टेटमेंट से बना रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर, लेकिन वो लेटर ये इसलिए नहीं है कि वो आपका आगे आपकी हेल्प करेगा, वो ये करने के लिए कि मैं आगे जाके इंग्लिश के एग्जाम में अपीयर हो पाऊंगा और मैं वहाँ पे अपने स्कोर को यूज कर दूंगा। हाँ, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो आपको 1 ईयर का एज देते हैं कि आपको हम क्या कहते हैं प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं और 1 ईयर के अंदर अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। सही, तो मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रीली, लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर प्रोवाइड करने होंगे। तो ये हमने इसका सबसे इजी वे ये है कि आप अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरत हमें पीएचडी लेवल पे है, तो आपने एमएस जिस यूनिवर्सिटी से किया है उधर से एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक लेटर बनवा लें जिसमें ये लिखा कि जिस स्टूडेंट ने अपना जो मास्टर्स है अपनी प्रीवियस एजुकेशन की है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में की है, सो इट विल वर्क। तो इसमें ये है कि फायदा हो जाता है। सही, तो और उसके अलावा आईएलटीएस और टोफल में ज्यादा अगर फायदा मंद क्या है तो डेफिनेटली टोफल है, ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये काफी हमने अच्छे से कवर कर लिया। फर्दर हम मूव करेंगे रिसर्च इन्वायरमेंट के हवाले से। ये मेरा स्पेसिफिकली क्वेश्चन है हमारे जो सीनियर्स हैं डॉक्टर कासिम और डॉक्टर शिराजी के टर्की में रिसर्च इन्वायरमेंट कैसे, जैसे कि अभी हमें कमेंट में भी एक हमारे जो ऑडियंस में है उन्होंने हमसे किया है कि लाइक व्हाई टू गो फॉर टर्की, लाइक चाइना है, यूएस है, यूरोप है, तो टर्की को ही क्यों चूज करें, और रिसर्च पब्लिकेशंस कैसी हैं यहाँ पर, इन्वायरमेंट कैसा है रिसर्च का, एथिकली एजुकेशन जो सिस्टम है टर्की में वो कैसा है, ये काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो पहले डॉक्टर शिराजी आप बताइए, फिर हम डॉक्टर कासिम से पूछेंगे।
अच्छा, आपके मेरे ख्याल से 3 सवाल हैं और काफी एक वेग से, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज अगर आप जिक्र करें ताकि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं। सबसे पहले तो ये है कि व्हाई टू चूज टर्की, लाइक क्यों टर्की ही आए, ये है पहला क्वेश्चन। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रिसर्च इन्वायरमेंट, मतलब अगर आप एज ए पीएचडी कैंडिडेट आ रहे हैं तो आप को क्या फायदे, मतलब प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो क्या है टर्की में कि स्टूडेंट को इधर आना चाहिए, रिसर्चर को टर्की चूज करना चाहिए, इधर का एथिकल इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि कई दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं ऐसे एक एज ए पीएचडी कैंडिडेट कुछ स्टूडेंट्स कह देते हैं कि हमारे सुपरवाइजर का बिहेवियर अच्छा नहीं है या हमें इन चीज़ों में मसला आ रहा है बीइंग अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट रिसर्च पे। तो ये सब काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इस सब पर। अच्छा, इसमें है कि देखें, जिंदगी में मसाइल तो हैं, हम्म और हम अभी ना एक पूरे कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं। मींस इट इज यू नो ये एक यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, फिर सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, इट विल वेरी, यानी कि ये नहीं, आई कैन नॉट से एनीथिंग कि पाकिस्तान में एक चीज इजी है तो यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे इजी है तो वहाँ पे मुश्किल है। वहाँ के मसाइल अपने हैं, यहाँ के मसाइल अपने। बहरहाल एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, तो एजुकेशनल जो लाइफ है आपकी वो कोई इजी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रिसर्च में या किसी भी फील्ड में इस तरह की कोई हमें खास मसाइल को पेश यानी कि फेस नहीं करना पड़ेगा, इस तरह नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मसलन मेरा जो तजुर्बा रहा है पाकिस्तान में, जो मैंने एमफिल किया था, उसमें जो टॉपिक सिलेक्शन थी उसका एक लेंदी प्रोसेस था और बहुत टफ पीरियड मैंने उसको, तकरीबन 1 सेमेस्टर मेरा लग गया था। कुछ उनकी मीटिंग्स होती थी, उनकी कुछ कमेटीज बैठती थी, उसके बाद जाके इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा कदरे मुख्तलिफ था और मुश्किल था। यहाँ पर जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया था वो मैंने और सुपरवाइजर ने बैठ के एक ही दिन के अंदर उन्होंने मुझे कहा बस आप इसके ऊपर लिखेंगे, दैट वाज द लास्ट, तो वहां पे कोई जो ना खास टाइम पीरियड में कोई कमेटी नहीं बैठती कि जो आई डोंट नो, मे भी हो सकता है इनके पीछे कुछ बैठता हो, लेकिन बहरहाल हमारे साथ एक स्टूडेंट के साथ तरह कोई मसला पेश नहीं आया। आर्टिकल पब्लिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे स्पेशली पीएचडी में होती है, तो दैट इज ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसको किसी का नहीं देना चाहिए। और एनवायरमेंट उसके हिसाब से मैंने देखा सबसे बड़ी प्रॉब्लम को रिसर्च पेपर की पब्लिकेशन में आती है, वो टाइम पे निकालें। अगर कोई यहाँ पे आ जाता है और उसकी ये रिक्वायरमेंट में है पीएचडी डिग्री में से कि उसको यहाँ रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करना है, जो कि उमूमन होता है, तो वो उसको डिले कतई ना करे, कोशिश करे कि जितना जल्द से जल्द उससे हो सके वो पहले उसको निकाले। उसके बाद पीएचडी थीसिस लिखे, इवन पीएचडी थीसिस लिखने से पहले भी अगर वो उससे जान छुड़ा लेता है ना, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम। क्योंकि होता ये है कि आप पीएचडी का थीसिस लिख लेते हैं, आपका टाइम पीरियड ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब आप जो है ना वो पब्लिकेशन के चक्कर में, भाई वो 6 महीने में एक मरतबा होता है, क्या कहते हैं, जो जर्नल पब्लिश होता है, तो वो क्या विल यू वेट फॉर दैट स्कॉलरशिप जो है वो बैन हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, एक्सटेंशन वो दे नहीं रहे सपोज दे, तो फिर आप जो ना 6 महीने यू हैव टू स्टे हियर इन तुर्की विदाउट स्कॉलरशिप एंड यू आर जस्ट वेटिंग, और जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि विल दे पब्लिश और नॉट। तब तो फिर ये होता है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, इसको पेपर पब्लिकेशन को। सही। और और जहाँ तक एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात है, तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक उसके एक लेवल है। डॉक्टर शिराजी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। चले हम फिलहाल डॉक्टर कासिम की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर शिराजी
के साथ कोई आई गेस इंटरनेट इशू हो गया है। तो डॉक्टर कासिम काइंडली आप एड्रेस कीजिए इस क्वेश्चन को। आई थिंक डॉक्टर शाजी ने दोबारा ज्वाइन कर लिए, लेट मी फिनिश देन आई विल डॉक्टर शाजी am I audible? अगर मेरी आवाज आ रही है तो Am I audible? हेलो हेलो, मेरी जी डॉक्टर आवाज आ रही शाजी है आप कि अपनी नहीं? बात कर लीजिए। जी अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ब्रीफली मैं इसको बस वाइंड अप करना चाहूंगा कि यहाँ पे तुर्की में जो मैंने नोट किया है, आर्किटेक्चर जो है वो, ये लोग इनका वैसे भी ओस्मानली जो इनकी दौलत थी वहां से चला आ रहा है। यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो काफी मशहूर भी है और पावरफुल भी है। उस सेक्टर में जो है ना एक एडवांटेज है पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक डेवलप निस्बतन पाकिस्तान के कंट्री होने की वजह से जो फैसिलिटीज हैं एजुकेशन में, मेडिसिन में सपोज दैट, वो पाकिस्तान में नहीं है रिसर्च के लिए। मसलन यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस हवाले से भी यहाँ पे एक एडवांटेज है। और रिसर्च के हवाले से देखा जाए तो अब ऑफ कोर्स मेरी फील्ड तो इस्लामिक स्टडीज है, तो जो मैंने डिफरेंस नोट किया है तो पाकिस्तान में जो अगर इस फील्ड में कोई आना चाह रहा है यहाँ पे इस एंगल से, तो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, यहाँ के अपने मसाइल हैं। वो एक इस्लामिक के रिजिम है, यहाँ पे एक सेक्युलर रिजिम है, तो मसाइल जो हैं अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। वहाँ पे एक उसूली बहस होती है, यहाँ पे जो है वो ओरिएंटलिज्म, सेक्युलरिज्म वो आपने टैकल करना होता है। तो वहाँ पे क्लासिकल और ट्रेडिशनल जो रिसर्च होती है, यहाँ पे जो है ना ओरिएंटलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस है इन लोगों का। तो अगर कोई इस्लामिक स्टडीज के हवाले से पीएचडी करने के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो कोशिश करे कि अपना साइंसिस कोई इस एंगल से बनाए ओरिएंटलिज्म के ऊपर, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम एज आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से यहाँ पे फर्दर हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाह रहे हैं। डॉक्टर कासिम, अब हम आपकी तरफ मूव करेंगे। आप काइंडली बताइए अपना एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर, कैसा है यहाँ का एथिकल एनवायरनमेंट और व्हाई टू चूज टर्की? लाइक आप क्यों इतना अर्सा आपने तुर्की में गुजार दिया, लाइक BS, MS, PhD? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है कि आप लोगों की आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, सो आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। मुझे पहले स्टार्ट में जो क्वेश्चन था वो यही था कि व्हाई यू आर कमिंग टू टर्की, राइट? एग्जैक्टली, मतलब मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप तुर्की आए, ठीक है, आप एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट, आप अपना काफ़ी एक अच्छा टाइम यहाँ पे गुजार चुके हैं, तो आपने तुर्की क्यों चूज किया और आप फिर फर्दर तुर्की में ही क्यों रह गए? मतलब MS, PhD आपका सारा इधर से ही है, तो क्या है जो तुर्की में जो आपने जो सारा टाइम ही अपना इधर गुजारा? तो काइंडली अपना रिसर्च एक्सपीरियंस भी शेयर करें और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी शेयर कीजिए। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है कि आप तुर्की क्यों आना चाहते हैं, यही आपका वन ऑफ द योर मेन क्वेश्चन जब आपसे इंटरव्यू में होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई यू आर चूजिंग टर्की। एग्जैक्टली, तो आपको इसका आंसर बड़ा क्लियरली देना है, और एक सेम आंसर हर किसी का ना हो कि एक क्या है कि मैंने टर्किश ड्रामास देखे हैं तो उस वजह से मुझे मोटिवेशन हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट बैचलर लेवल, या कोई कह रहा है कि हमें मैंने फलां चीज देखी जिस वजह से मुझे है, मैंने इस्तांबुल या के बारे में बहुत सुना है इस वजह से। तो इसका एक आंसर देखा है होना चाहिए, इसका आंसर स्पेसिफाई होना चाहिए हर मुझे मेरी क्यों स्पेशल मोटिवेशन है। अब आते हैं एकेडमिकली और एजुकेशन वाइज, और लेट्स से उसके बाद इसकी अपॉर्चुनिटीज स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि मैं नस्क में जॉब कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू नहीं हुआ, FSC के बाद यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डायरेक्ट उसके बाद नस्ट में गया हूँ एज असिस्टेंट, और 3 साल से वहीं पे हूँ। तो मैं पाकिस्तान के हवाले से या बाहर की कंट्रीज के हवाले से भी बता सकता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला जो पार्ट है कि आप यहाँ पे जब आ रहे हैं तो आप सबसे पहली तो बात ये है कि जो है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको किसी तरह से हलाल हराम का कोई मसला नहीं होता। जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स जाते हैं चाइना के अंदर या लेट्स से कि कुछ यूरोप कंट्रीज में जाते हैं, वो मेन जो इशू होता है उनके लिए वो ये होता है कि यार हलाल फूड कहीं पे नहीं मिल रही। अब दूसरी वो एनवायरनमेंट इज समथिंग एल्स, लेकिन आप हलाल फूड या अपने
जो फैमिलीज वाले हैं, स्पेशली जो पीएचडी में उस लेवल तक आ रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी फैमिली या इंसान हो वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, तो उसमें बच्चों के एजुकेशन के लिहाज से आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। दूसरा जो सेकंड है वो ये कि पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छा है, आपको किसी किस्म का कोई भी ये नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप कट ऑफ हो जाएगी और आपको वापस भेज देंगे, इस तरह के जो कंसर्न्स होते हैं वो नहीं है। अब आते हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जो बैचलर है, आपको बैचलर के एंड पे आपको जो डिप्लोमा मिलेगा, जिसको डिप्लोमा सप्लीमेंट कहते हैं, आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपका होता है डिप्लोमा, दूसरा होता है आपका डिप्लोमा सप्लीमेंट। डिप्लोमा सप्लीमेंट इज एक्चुअली यूरोपीय यूनियन मॉडल which is followed by Turkey, कि वही जो आपको, अगर आप यही एजुकेशन आप ले रहे हैं यूरोप की किसी कंट्री में, तो आपको एंड पे एक डिप्लोमा मिलेगा और दूसरा आपको डिप्लोमा सप्लीमेंट मिलेगा। डिप्लोमा सप्लीमेंट सारे यूरोप में एक जैसे ही है, और वो यूरोपीय यूनियन के एक स्पेशल कमीशन के बाद एक यूनेस्को की तरफ से एक प्रॉपर मॉडल डिफाइन हो गया, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो भी जो यूरोपीय यूनियन की कंट्री है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो दे कैन allow them to just give this diploma supplement। तो टर्की की हर यूनिवर्सिटी आपको एंड पे एक डिप्लोमा सप्लीमेंट देती है। उसका मतलब क्या होता है कि आप तुर्की की किसी भी पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में एज अ जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे आपकी फील्ड साइंस है, चाहे आपकी फील्ड एनिमल साइंसेज है, या आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिलोंग करते हैं, या आप सोशल साइंसेज में से हैं, तो आपको वेरीफाई कराने या इक्विवेलेंस लेने में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे यूरोप की किसी कंट्री में हैं, चाहे किसी में भी हैं। क्योंकि मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस देखा है, यहाँ हमारे पास कोलीग आते हैं, उनको किसी से इक्विवेलेंस लेने में बड़ा टाइम लगता है, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम चाइना और लेट्स से मलेशिया, क्योंकि वो आपको इक्विवेलेंस लेने में बड़ा टाइम लगता है। आपका डिप्लोमा सप्लीमेंट आपकी इस चीज को बहुत ज्यादा इजी बना देता है, इजीली आप कि वो हो जाती है। आते हैं रिसर्च के एनवायरनमेंट की तरफ। रिसर्च एनवायरनमेंट अगर आपको देखी जाए तो ओवरऑल, टू बी वेरी फ्रैंक, यूनिवर्सिटीज कोई भी टॉप 500 में नहीं है, दैट्स क्लियर। लेकिन टॉप 500 में होना या क्यूएस रैंकिंग को अगर हम स्टैंडर्ड मानते हैं, तो क्यूएस रैंकिंग जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड नहीं है, वो अपना एक स्पेशल पैरामीटर्स लेता है कि ये पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कोई यूनिवर्सिटी जो आ रही होगी वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको वो कर देते हैं, उनकी रैंकिंग कर देते हैं। लेकिन अब डिफरेंट रैंकिंग्स बनी हुई है, डिफरेंट रैंकिंग्स में डिफरेंट वो पॉइंट ऑफ व्यूज देखते हैं कि ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अब ये बेसिकली काम है एडवर्टाइजमेंट की तरफ, आप यूनिवर्सिटी को कितना एडवर्टाइज कर रहे हैं, और सारा कुछ फोकस मोस्टली यूनिवर्सिटीज किस पे, कौन सी यूनिवर्सिटीज करती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करती हैं, ताकि स्टूडेंट की एक अट्रैक्शन और हमारी तरफ आए। अदरवाइज यूनिवर्सिटी रैंकिंग का आपकी जॉब में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इतना उसका मेजर रोल या इवन कोई रोल हो तो बहुत ही स्मॉल सा होगा। अब आते हैं रिसर्च की तरफ आते हैं, तो साइंसेज में रिसर्चेज इनकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज सोशल साइंसेज में बहुत अच्छी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज साइंसेज में बहुत अच्छी हैं, कुछ इंजीनियरिंग साइंसेज में बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको आपने कुछ देने, कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों को मद्देनजर रख के अगर आप सोच रहे हैं ना बाकी चीजों को कंपेयर करके, देन टर्की आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। क्योंकि मुझसे अक्सर यही क्वेश्चन यहाँ पे भी किया जाता है कि आप एक ही जगह पे एक ही मुल्क में रहे हैं, सारी एजुकेशन वहीं से लेके आ गए हैं, क्यों नहीं इधर उधर मूव किया। तो मैं उनको फिर जब सारी डिटेल बताता हूँ कि कुछ आपके लॉसेस हैं, कुछ गेन्स हैं। जब आप ओवरऑल एस्टिमेशन लगाते हैं एज अ मैथमेटिशियन, अगर आपके तो गेन ज्यादा है देन आप उधर स्टे करते हैं। एग्जैक्टली। तो गेन ओवरऑल टर्की की अच्छी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। आई गेस ऑडियंस जितनी, जब आपने कहा कि टर्की बेहतर है, तो द स्माइल ऑन माय फेस, आई गेस आप लोग समझ सकते हैं। लाइक वी कांट समटाइम्स एक्सप्रेस एवरीथिंग द वर्ड्स। तो जितना हम इजी फील करते हैं बीइंग बुर्सलारी यहाँ तुर्की में, तो ये फर्दर मैं भी अभी जो बुर्स के हवाले से और डोन के हवाले से भी क्वेश्चंस हैं, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी अपने और जो गेस्ट हैं कि जल्दी जल्दी इसको कवर कीजिएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया है। तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि बीइंग अ बुर्सलारी इट्स रियली गुड, लाइक एज ए स्टूडेंट इन टर्की बड़े ही प्रिविलेजेस हैं।
तो इट रियली इजी टू लाइक लाइफ काफ़ी इजी है यहाँ पर। तो फर्दर हम मूव करेंगे शकीब की तरफ। अभी जैसे हमें डॉक्टर कासिम ने बताया कि कुछ पीएचडीज हैं अपनी फैमिली के साथ मूव कर जाते हैं। शकीब, मैं आपसे पूछूंगी, आप यंगेस्ट हो, तो इस उम्र में मूव करना है इतने दूर मुल्क में बीएस लेवल की Dr. Humera, I want to कैसा add है? something like that. Sorry to interrupt, Dr. Humera wants to add something. जी डॉक्टर हुमैरा। Sorry to interrupt. I hope Shakib can answer in a while. बात ये है शनीला कि I lived in USA. तब मैं डॉम में रहती थी जब मुझे स्कॉलरशिप मिला अंडर ग्रेजुएट में। डॉम में रह के अंडर ग्रेजुएट पढ़ना और फिर आपका एक सोच के जी आपने एमएस पीएचडी करना है एज अ रिसर्चर, दिमाग तब चलता है जब आप मेंटली खुश होते हैं, सुकून होता है आपको, बोथ कल्चरली, रिलीजियसली, अगर आप रिलीजियस हैं, और आपका एक एजुकेशनली आपको सपोर्ट आना चाहिए। तो मैं कासिम भाई से यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा एग्री करूंगी। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट वाई टर्की मेरे लिए एज अ वुमन आप कह सकते हैं, टर्की का कल्चर और पाकिस्तान का नॉर्मल एक लाइफस्टाइल का कल्चर, हमारी जबान एक नहीं है, हमारे फोर फादर्स एक नहीं है, मैं मानती हूँ, बट बहुत ज्यादा हम सेम है, बहुत ज्यादा। हमारे रिलीजियस डेज कहें, नॉन रिलीजियस डेज कहें, कुछ कल्चरल चीजें हैं, एक दूसरे से बातें करने का तरीका, एक सोसाइटी की लाइफ जीने का तरीका बहुत ज्यादा सिमिलर है। और वो सब कुछ मुझे चाइना या कोरिया या कहीं और जाके नहीं मिल सका या ना मिल सकता है। समझ सकते हैं ना आप इस चीज को? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आज यहाँ अकेली घर में रह रही हूँ और मैं एक सोशल लाइफ जी रही हूँ, मुझे हराम का कोई टेंशन नहीं है कि कुछ हराम खाने को मिलेगा, मैंने जीना है भाई, सिर्फ पढ़ाई नहीं देखनी, आपने खाना भी है जीने के लिए, आपने नॉर्मल लोगों से बिल्कुल आपने नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट करना है भाई, सिर्फ पढ़ना नहीं है। लोग मुझे, मेरी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स है हु आर स्टडीइंग इन अदर कंट्रीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कंट्रीज का, वो डिफेंड करते हैं कि चाहे जो कुछ भी है ना, हम चाहे जितनी तंगी में भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड रैंकिंग ज्यादा है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दिमागी सुकून नहीं है तो क्या फायदा है आपको? तुर्की में मुझे दिमागी सुकून है, चाहे जो कोई प्रॉब्लम भी हो, वो एक पर्सनल मैटर है मेरा, लेकिन एक दिमागी सुकून है यहाँ के कल्चर के साथ मुझे। और हमारी जो आपस में कंट्रीज की मोहब्बत है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस सब में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप शकीब के साथ कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू हुमैरा। आप भी? हाँ जी शकीब, जल्दी से क्विकली इसको कवर कर दो। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आपसे था क्वेश्चन कि आप इतने मतलब सबसे यंगेस्ट हो इस लेवल पर, मतलब बीएस लेवल पर टर्की आना, आप इसको सजेस्ट करोगे? मतलब इतनी दूर अपनी फैमिली से, कल्चरल शौक भी होता है, समहाउ आपका मुल्क बदल जाता है, तो आप सजेस्ट करते हो टर्की इस लेवल पर आना, बीएस लेवल पर तालीम हासिल करना? ऑफ कोर्स मैं सजेस्ट करता हूँ बंदे को। लाइफ में वो कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो कि वो कभी वहां पे बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। एक इस कदर इंफॉर्मेशन आपको गेन हो जाती है। आई डोंट थिंक सो कि कंट्री में, अगर पाकिस्तान में बैठे बैठे बंदा वो इंफॉर्मेशन कभी भी गेन कर सकता है। आई नो इट्स हार्ड फॉर समवन अंडर ग्रेड लेवल पे के बाहर आना। जैसे फर्स्ट टाइम मैं भी फैमिली से दूर आया और अब जाके मैं तकरीबन वापस आया, शुरू में इस तरह की भी मुश्किलात होती हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस कम्युनिटी में जाके रह रहे हो। मैं बेसिकली मेटापी वगैरह के साथ इस इधर जहाँ पे हम एडजस्ट में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं इन लोगों के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ और हमारी मतलब एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक फैमिली है हमारी। इट ऑल्सो, ये मैं इस पे जरूर बताना चाहूंगा कि आप जहां भी जाओ अच्छे दोस्त ढूंढो ताकि आप यहाँ पे सरवाइव कर सको। सही सही। तो ये सबसे अहम चीज होगी यहाँ पे। बाकी ऑफ कोर्स आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलेगा और लाजमी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। इवन 8वीं क्लास में बच्चे आ जाते हैं यहाँ। तो बिल्कुल, दियानियत और सक्सेस स्कॉलरशिप है, उसके पे भी हम करेंगे। जी मैं अपने सीनियर्स जो डॉक्टर शराजी, डॉक्टर कासिम, इनसे जल्दी से आप लोग काइंडली बताइए वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज फॉर तुर्की बुर्सलारी स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने यहाँ काम भी किया है, आप डॉक्टर शराजी आप कर भी रहे हैं, तो अलुमनाई, एज एन अलुमनाई आप कैसा फील करते हैं? टर्की इज ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज और नॉट? अच्छा, आपकी आवाज में थोड़ी सी
कट हो गई थी, लेकिन शायद आपका सवाल यहाँ पे वर्क परमिशन के हवाले से है मेरे ख्याल से, बिल्कुल, isn't it? मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका होता है कि हम आगे फर्दर काम भी करें उसी कंट्री में, तो उनको उस ऑडियंस को एड्रेस कीजिए कि कैसा है तुर्की से हवाले से। अच्छा, इसमें दो तरफ है ना, एक तो है होस्टिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा है कि आपकी अपनी काबिलियत, यानी कि जो, तो वन साइडेड तो बात नहीं हो सकती कि अगर आप में का किसी बंदे में काबिलियत नहीं है तो अगर ये पॉकेट में उसको रख लेंगे, इस तरह भी नहीं है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है एग्रीमेंट जो भी होता है। तो अगर सही आप सही काबिल हैं, अगर तो आप काबिल हैं और आप में ये लोग काबिलियत देख लेते हैं एक मरतबा और आप अपना सिक्का मनवा लेते हैं, तो उसके चांसेस होते हैं कि अच्छे आपको किसी जगह पे मिल जाए। लेकिन बहरहाल और दूसरा, द लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा बैरियर होता है यहाँ पे किसी भी वर्क परमिशन के वजह से। लैंग्वेज पॉइंट नंबर 1, आपकी काबिलियत। पॉइंट नंबर 2, लैंग्वेज अगर आप में है। थर्ड, रेफरेंस। रेफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रह के तो किसी को इंस्टीट्यूट को मेल कर देंगे तो वो आपको उठा लेंगे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको जो आपका इन्वायरमेंट है जो जानते हैं ना उमूमी तौर पे, उनके रेफरेंस से आगे पीछे होके आप अपनी काबिलियत शो करके लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करके ही इजीली कोई चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी काबिलियत होनी चाहिए, दूसरा आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, तीसरा आपका रेफरेंस जो है ना नॉट लाइक ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट। ऐसे मेरिट बेस्ड ही रेफरेंस होता है, बट ये है कि आपके सुपरवाइजर हो गए या आपको कोई कह देगा दैट दिस पर्सन इज ऑन मेरिट, तो या ही इज ए गुड स्किलफुल पर्सन। आई नेवर मीन जी, रेफरेंस से मतलब मेरी मुराद ये नहीं थी कि आपको ऑफ कोर्स मेरिट बेसिस होता है, लेकिन बहरहाल किसी जगह पे जाने के लिए कुछ अगर आपके पीछे रेफरेंस है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर आप, ऑफ कोर्स जो काबिलियत जो थी मेरी, वो मकसद ये था कि मेरिट बेस पे ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन बहरहाल एक रेफरेंस का भी एक खास जो है ना ताल्लुक है इसके साथ। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कोई खास नहीं है ज़्यादा तुर्की में, एज आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि फॉरेनर्स के लिए तुर्की में उमूमन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि तुर्क मिल्लत जो है ये चपरासी तक खुद ही काम करते हैं। ये कोई अरब की तरह नहीं है कि जो है ना अपने का नौकर रखें अपने काम करने के लिए। तो वो अरब कंट्रीज में होती है, यानी कि पूरी अरब कंट्रीज में बाहर से दुनिया आई हुई है। ये लोग सफाई करने में वो नहीं करते महसूस नहीं करते, लिहाजा इनका जो स्वीपर भी होगा अपना ही रखा होगा इन्होंने। और स्पेशली अब तो जब से तुर्की ये सीरिया की जंग छिड़ गई है, तो सीरिया की जंग के बाद तो इनका लेबर क्राइसिस ठीक ठाक शुरू हुआ है, क्योंकि उसमें तो फिर ये था कि नीचे तबके में जब ये अपनी कौम लेते थे, तो अब होता है कि सीरियन जो 10 लीरे में इनको काम कर देता है, तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया है कि अपनी कौम को साइड पे करके वो 10 लीरे वाला सीरियन ले लिया। सपोज है कि मिसाल दे रहा हूँ, सही बोले किसी को गायब करना मतलब नहीं है। ठीक है तो डॉक्टर शिराजी, है इट्स लाइक अनदर टॉपिक। लाइक हम एज ए रिसर्चर अगर बात करें तो मैं डॉक्टर कासिम से बात पूछूंगी, लाइक अब वो लास्ट में है और यहाँ पे उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका सारा तजुर्बा कैसा रहा, काइंडली शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में एक ऐड करूंगा कि मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़े, तो कुछ कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अगर हमें टॉफल या GRE करके तुर्की आना है तो व्हाई डोंट अदर यूरोपियन कंट्रीज। बिल्कुल तो मैं उसका जरा आंसर देना चाहूंगा कि अगर आप हैं तो आप अगर वहां पे आप बैंक स्टेटमेंट इतना शो करके जा सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आप जाएं। दूसरा ये कि अगर आप दूसरी जो भी वो क्या कहते हैं चीजें हैं उनको अगर आप मद्देनजर रख रहे हैं, जैसे आराम है या एक फैमिली के लिए कंफर्ट एनवायरनमेंट है, अगर आप उसको वहां पे गेन कर सकते हैं, देन इट्स अप टू योर चॉइस कि आप आए या ना आए। दूसरी जो एक और फैक्टर है वो ये है कि टर्की के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है, स्पेशली PhD लेवल में अमेरिकन सिस्टम है कि आपको 2 साल का कोर्स करना, 1 साल का कोर्स करना, मींस 8 कोर्सेज आपने मिनिमम पिक करने हैं, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, फिर उसके बाद आप थीसिस स्टार्ट करते हो। तो ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बाद जो निकलता है उस एटलीस्ट इतना आ जाता है कि वो किसी भी जगह पे अपने आप को वेल प्रेजेंट कर सकता है। बिल्कुल। तो अब आप क्या आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ के जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम टर्की। तो इसको भी मैं यूँ देखूंगा कि अगर आप
आते हैं यहाँ पे एजुकेशन स्कॉलरशिप आए हैं और आप स्कॉलरशिप के दौरान आप कहते हैं यार मैं कोई और जॉब करना चाहता हूँ, देन सॉरी टू से कोई जॉब नहीं है, बिल्कुल। दैट मच क्लियर। मैंने बैचलर यहाँ से किया, मास्टर यहाँ से किया, क्लियर लिस्टिंग कोई जॉब नहीं है। हाँ, सिर्फ उस सूरत में है कि आपका कोई हो, आप कोई प्राइवेट ट्यूशन कर लें, किसी को कोई इंग्लिश पढ़ा दें, जिस तरह आप चाइना में, अगर आप चाइना में जाते हैं वहां पे भी आप अगर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज के बाद आप कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो आपको सिवाय ट्यूशन पे वहां पे तो लैंग्वेज की बहुत बड़ा इजीली आप क्या कहते हैं विद इन 6 to 7 मंथ आपको आ जाएगी जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहां पे भी आप ये है कि आपको वो कोई और जॉब नहीं है। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो काम स्टडी करना है, आप स्टडी भी करें, ये नहीं कि मैं साथ साथ कमाऊंगा भी और साथ साथ वो भी करूंगा, ये चीज नहीं। अब आते हैं इसके सेकंड की, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीएस लेवल या एमएस लेवल के बाद। बीएससी लेवल के बाद में हमारे साथ हमारे जो बैच में थे मोस्टली स्टूडेंट्स वो अभी भी की हुई है और वहाँ पे वो अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये नहीं है कि वो आप क्या कहते हैं आपको कोई भी जॉब मिलेगी, इससे टोटली डिफरेंट है। आपके पास हुनर है, आप अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इंडस्ट्री में आज भी अगर मेरे कंट्री में जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइन में, आपके पास कोई डिग्री है जो उनके यूज के लिए है, वो आपको ज्यादा रखेंगे इस वजह से क्योंकि आप एक तो लैंग्वेज आती है इंग्लिश लैंग्वेज, और उनकी मोस्टली जो ट्रेड होती है, जो भी चीज होती है, उन्हें बाहर की पार्टीज के साथ डील करनी है, तो वो आपकी ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए करेंगे क्योंकि आपको ये लैंग्वेज वाला कोई मसला नहीं है, आपको दोनों लैंग्वेज आती है और आपका एक एक्सपोजर भी है। सही अब अगर आप आएंगे पीएचडी के बाद, क्योंकि पीएचडी के बाद आपको पता है कि आपको जो जॉब मिलती है वो एकेडमिक से रिलेटेड। पीएचडी के बाद आपको जॉब लेना तुर्की के अंदर कि मैं यहाँ पे ही कोई लेक्चरर लग जाऊंगा, यहाँ पे ही मैं कोई डॉक्टर और एमबीएस या जिसे पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं वो कंटिन्यू करूँ। सो ये इजी नहीं है। ये अगर आप जर्मनी से भी सपोज करके पीएचडी करके आए ना, तो वहाँ पे भी आपको या कोई भी जर्मन नेशनल भी जर्मनी से अगर पीएचडी करेगा तो वहाँ पे फौरन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलना इतना इजी नहीं है, क्योंकि व्हाइट कॉलर जो जॉब है वो इतनी इजी नहीं मिलती है, क्योंकि टर्की में जितनी उनकी यूनिवर्सिटीज है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वो के लिए सफिशिएंट है कि जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अगर आप एकेडेमिया के थ्रू कंटिन्यू करने पीएचडी के बाद, देन यू 90% चांस है कि आपको वहां पे जॉब ना मिले, आपका वापस आना पड़े या किसी और जगह पे एज अ पोस्ट डॉक या रिसर्चर के तौर पर अपना कंटिन्यू करना। सही। कासिम भाई काइंडली इस क्वेश्चन को भी क्विकली आप एड्रेस कर दें, फिर हम अपने बाकी कमेंट्स में जो और क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। ये कोई क्वेश्चन, सॉरी आपकी आवाज कट गई, ये कोई क्वेश्चन आया है हिफ्जा इशफाक का, हाउ मच फ्रॉम आवर प्रोफाइल शुड बी, मतलब जैसे कि जनरल सा पॉइंट है, तकरीबन हर स्कॉलरशिप में काम आ सकता है ऑडियंस के कि आपकी जीपी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए आप किस तरह उस पर मेहनत कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको बता दें। जी श्योर। देखें आप दोनों में, दो बंदों में ह्यूज डिफरेंस होगा, जिसका जीपीए 4/4 है और कोई उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या इंटर्नशिप या कोई और तरह की चीज नहीं है, और वो वाला बंदा जिसका जीपीए रिलेटिवली 3.5 3.6 है, मैं बैचलर की बात कर रहा हूँ, मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसके पास इंटर्नशिप है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ज्यादा चांसेस उसी के हैं जिसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं और जिसके पास ये इंटर्नशिप है। इफ यू टॉक अबाउट फॉर बैचलर एंड मास्टर स्कॉलरशिप, उनके लिए चीजें मैटर डेफिनेटली करती है, क्योंकि आप वो जो उनके जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वो ये यार इनके पास उसके सिंपली एक दफा किताबों में घुसा है और उसकी दुनिया का और कुछ नहीं है, उसको दुनिया का और कुछ नहीं पता। तो एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए, एक्सपोजर और आपकी इंटर्नशिप, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, चाहे आपका कोई भी लेवल। अब आते हैं पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए डेफिनेटली आपकी जितनी पब्लिकेशंस होंगी वो आपकी प्रोफाइल को उतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। लेकिन अब मैं क्वेश्चन में भी देख रहा था, कोई कह रहा था कि मेरे इतनी पब्लिकेशन थी, मैंने अप्लाई किया और मेरा उसमें नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई किस फील्ड में किया, आपकी उसमें इंटेंशन क्या थी। अगर आपके पास 5 पब्लिकेशंस हैं मैथ से रिलेटेड और आप अप्लाई स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको नहीं लेंगे।
या आपने जो मोटिवेशन लेटर है उसमें आपने स्पेसिफाइड एरिया में कि आप डिफरेंट एरियाज की तरफ जा रहे हो, यार मेरा चाहे इसमें ना होगा तो दूसरे में तो हो ही जाएगा, उस मोटिवेशन से आ रहे हो तो फिर नहीं होगा। हाँ, अगर आपके अपने एरिया में कमांड है, आपके पास अपने एरिया में पेपर है और आप उसी को ही फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो, डेफिनेटली इट इज अ ह्यूज थिंग और इट इज अ प्लस पॉइंट। फर्दर डॉक्टर हुमैरा, मैं आपसे, ये आखिरी सवाल है सेशन का। आई होप हमने सब कुछ कवर कर लिया है इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आखिरी जो रह गया है वो बुक्स के हवाले से है, जनरल इंफॉर्मेशन और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस डोंट, इसको काइंडली आप कवर कीजिए कि कैसा है, इज इट इनफ, द बुक्स मनी इज इनफ और नॉट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप काइंडली इसको बताइए। ठीक है, करंटली ये सिचुएशन है कि आई केम इन 2019 में 2019 में आई और 2020 अब चल रहा है। बुर्स कभी भी कम नहीं पड़ा। आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जिंदगी जीना चाहते हैं तो बुर्स का मसला नहीं है। और बुर्स यानी यहाँ पाकिस्तान के बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब है स्कॉलरशिप मनी। तो आपका जो स्टाइपेंड है बेसिकली, तो आपका इसका कोई मसला नहीं इतना बनता। आपने अगर आराम से यूज करना है, तो अगर आपके कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग और ट्रिप्स करने हैं तो उसके लिए सेव कीजिए और फिर यूज कीजिए। आपको घर से नहीं मंगवाना पड़ता। अगर आपकी सेव कर सकते हैं, आप अपना हैंड आप शॉर्ट रख सकते हैं कुछ चीजों के लिए, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, घर वाली बात तो नहीं होती, वो तो हर जगह सेम है। आप जब पाकिस्तान में भी दूसरे सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको मनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जब मैं डॉर्म में थी, यानी मैं जब अपने हॉस्टल में रह रही थी, तो तब काफी ज्यादा मेरा सेव हो जाता था मनी, क्योंकि वहां पे खाना पीना और लिविंग और इसके कोई एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन जब मैं घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे टर्की गवर्नमेंट घर के लिए भी रेंट और फूड मनी प्रोवाइड करती है, जो मैनेज आराम से हो जाता है और मैं उससे सेव भी कर सकती हूँ। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ट्रिप्स पर भी चली जाती हूँ। अब ये कोरोना की वजह से थोड़ा हमें ब्रेक लगा है, लेकिन अभी तक मैं मोर देन मतलब 7 डिफरेंट रीजन से होके आ चुकी हूँ। लाइक कोई इतना मसला नहीं है, अभी इससे भी ज्यादा हो गया होता शायद, कोरोना का ब्रेक लग गया हमें। तो ये है कि आप आराम से कर सकते हैं, ट्रैवलिंग नहीं है महंगी। आप अगर एक डॉम के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट डॉम के, तो आप दूसरी सिटीज के डॉम्स में जाके रह सकते हैं। शनीला बहुत अच्छी तरह इस चीज को जानती हैं और वो खुद भी एक्सप्लेन कर सकती हैं, हमारी होस्ट। तो आप बहुत इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप बिग ग्रुप्स में जाके आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल है यहाँ पे। एक जो इन्फ्लेशन होता है मनी का, वो कभी भी किसी एक कंट्री में नहीं आता। उसका इफेक्ट दोनों साइड पे या ओवरऑल वर्ल्ड होता है। तो वो आप कभी ना समझें कि जी हमारे इतने कन्वर्ट करके हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, और अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके तो हर जगह का डिफरेंट एक लाइफस्टाइल होता है, उसके मुताबिक आपको रहना पड़ता है। और आप जब यहाँ आते हैं, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आप सारा प्रोसेस समझ जाते हैं। आपको पता होता है कहाँ से जाके मैंने चीप थिंग्स लेनी है, कहाँ से जाके मैंने अयाशी करनी है, कहाँ पे जाके मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीनी है, कहाँ पे जाके मैंने अपना लाइफस्टाइल जो है वो स्टेटस कॉन्शियस रहना है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। और एज ए लाइफ आउटसाइड द डॉम, जैसे कि अब मैं यहाँ रह रही हूँ, तो कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, सिटी टू सिटी बहुत मैटर करती है ये चीज। जो स्टाइपेंड मनी मुझे कैसरी में रह के इनफ हो रहा है, तो शायद वो सेम स्टाइपेंड मनी सेम खर्चों से या इखराजात से शायद इस्तांबुल में ना मिल रहा हो उनको, मतलब ना काफी होता हो। हाँ, लेकिन फिर दूसरी साइड पे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखें और बाकी चीजें देखें, तो उनकी हमसे ज्यादा सस्ती हैं। हाँ, फैसिलिटीज डिफर करना चाहूंगी कि ऐसा है कि टर्की जैसे, अगर आप चीजों को कंपेयर करके समझना चाहें, तो पाकिस्तान में भी जैसे इस्लामाबाद, कराची और हमारे बड़े सिटीज हैं, वहाँ की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू अदर सिटीज जो जरा अंडर डेवलप है। तो यहाँ भी वही हाल है। तो जिस तरह राइट नाउ आई एम इन इजमीर, अगर मैं कहूँ इजमीर एज ए सिटी, द सिटी लाइफ बहुत अच्छा है। एज ए स्टूडेंट आप पे ही नहीं करते हो, इस तरह का हिसाब है टर्की में। क्योंकि कई चीजें आपको जिस तरह म्यूजियम कार्ड्स हैं, कई चीजें हैं, एज ए स्टूडेंट आप का खर्चा होता ही नहीं है। व्हेन यू आर लिविंग इन अ डॉर्मेट्री, के जो यहाँ की गवर्नमेंट डॉर्मेट्रीज हैं, उसमें आप खाने का भी कोई खर्चा नहीं होता है। दे डू प्रोवाइड यू फूड। और उसके अलावा अगर आप किसी और सिटी में मूव कर रहे हैं एकेडमिकली या टूरिज्म के एतबार से, तो आप वहाँ जाकर अपना स्टूडेंट दिखा सकते हैं कार्ड, और आप वहाँ पे
फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। तो इस मामले में टर्की जो है अपने स्टूडेंट को काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता है, काफ़ी प्रिविलेज्ड रहते हैं आप इस मामले में। तो इस चीज़ पे परेशान होना कि एक दूसरा कंट्री है, मुझे मसला हो सकता है बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ मेल, कई क्वेश्चंस होते हैं एक दूसरे कंट्री मूव करने से पहले, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आई होप सो हमने इस सेशन में काफ़ी कुछ कवर कर दिया और आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा हो, हमारी भी यही कोशिश है। इसके अलावा आप लोगों के फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वी ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन अब टाइम की कमी की वजह से हम फर्दर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगी। थैंक्स फॉर बीइंग अस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और थैंक्स टू ऑल माय गेस्ट, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और बहुत शुक्रिया, वेरी हैप्पी टू थैंक यू सो मच। Thank you so आपका much. शुक्रिया शनीला, और जो कमेंट्स हम नहीं आंसर कर सके हम वहाँ पे फेसबुक पे उसको रिप्लाई कर देंगे आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, जो है मैंने काफी रीड किए हैं, आई वांट टू आंसर देम, मैं उनको वहाँ पे कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।